COD, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं फाइंड कर सकता हूँ कि यार वाटर में कितनी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, वाटर में कितने अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट है। और इस मेथड से मैं डायरेक्टली डिफाइन भी कर सकता हूँ कि कौन सा वाटर पीने के लायक है और कौन सा वाटर पीने के लायक भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या प्रिंसिपल है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का और मैं सीओडी को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब समझो इस बात को कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। सपोज दैट कि मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ सीवेज वाटर प्रेजेंट है एक बीकर में। इसमें मैंने लिया हुआ है सीवेज वाटर, क्या सीवेज वाटर। तो ऑब्सोल्युटली इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, तो वो इम्प्योरिटीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ बायोवेस्ट, सपोज दैट ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट। मैंने क्या करा कि एक बीकर लिया, उसमें सेवेज वाटर लिया। अब सेवेज वाटर में इन तीन प्रकार की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ओके, इम्प्योरिटीज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जस्ट कंसिडर कि तीन प्रकार की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। अब जब हम बीओडी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो उसमें क्या होता है, बीओडी का प्रिंसिपल क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि ऑलरेडी सीवेज वाटर में प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। कौन यूज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करते हैं कि जो ऑलरेडी सीवेज वाटर में प्रेजेंट है, या फिर कुछ बायोलॉजिकल मेथड से ऑक्सीजन इस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है। तो इस ऑक्सीजन को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, लेकिन बायो वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट उसमें उसमें रह जाता है। तो इन दोनों वेस्ट को मतलब ऑक्सीडाइज करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये हम बीओडी में यूज करते हैं। कौन सा वाला? कि ऑक्सीजन जो सीवेज वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन ये तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, लेकिन मुझे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद ना लेनी हो और डायरेक्टली इन वेस्टेज को ऑक्सीडाइज करना हो, तो मैं कुछ केमिकल्स का यूज करके इनको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यूज करता हूँ इसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि सबसे ज्यादा, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। कौन? K2Cr2Cr2O7 इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इन बायो वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होता है। तो इसकी अपन रिएक्शन देखेंगे। तो मैं देखो, अगर इसके अंदर K2Cr2O7 का सॉल्यूशन जो एसिडिफाइड है वो डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो इसकी रिएक्शन देखो कैसे होते हैं। तो K2Cr2O7 विथ एसिडिफाइड प्लस ऑफ H2SO4 और जो HgSO4 अपन यूज एज कैटलिस्ट के नाम से, मतलब कैटलिस्ट यूज करते हैं HgSO4। देन दिस रिएक्शन कम्स टू K2SO4 plus of Cr2SO4 plus of H2O and then plus oxygen. Then balance the reaction. 2, that is 4, 2, that is 3, that is 4 times of H2, and then remaining is 3.
अब जो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन फॉर्म होंगे, जो नेसेंट ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन यूज एज अ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए 3 ऑक्सीजन का यूज होता है, कहाँ पर, इन वेस्टेज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो देखो डायरेक्टली इस रिएक्शन से मैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ सेवेज वाटर टू कंज्यूम द ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस। मतलब समझो कि जितना ज्यादा इसमें वेस्टेज ज्यादा होगा, मतलब ये अगर इस सेवेज वाटर में जो वेस्ट है वो ज्यादा है तो उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा, वो वाटर भी ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उतना ज्यादा K2Cr2O7 भी कंज्यूम होगा। तो अगर मैंने फाइंड कर लिया कि यार इस सॉल्यूशन में इतने अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 का यूज हुआ है, तो मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ कि कितने अमाउंट में इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन अब सोचो अगर कि यार मैंने क्या किया कि एक बीकर में 10 ml सेवेज वाटर है और सेवेज वाटर में 3 ml इम्प्योरिटीज है। 3 ml इसमें इम्प्योरिटीज है और इसमें मैंने डाल दिया 5 ml K2Cr2O7। तो इसमें से 5 ml में से 3 ml तो इम्प्योरिटी के साथ K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग 2 ml 5 - 3 दैट इज 2 ml K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो तो एक्सेस अमाउंट में वाटर में रह जाएगा, फिर वो तो प्रॉब्लम है। फिर ऐसा ना रहने के लिए अपन इसको जो टाइट्रेशन है ये 2 मेथड्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला 2 मतलब उसको अपन 2 मेथड्स नहीं बोल सकते, लेकिन 2 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन इसके लिए परफॉर्म करते हैं, इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ COD के लिए। सो सबसे पहला जो टाइट्रेशन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सबसे पहला जो अपन टाइट्रेशन करते हैं तो वो टाइट्रेशन उसका नाम है, सबसे पहला टाइट्रेशन जो अपन परफॉर्म करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, दैट इज ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन, अब देखो समझो ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या होता है। ब्लैंक टाइट्रेशन और जो सेकंड टाइट्रेशन जिसको परफॉर्म करते हो सेकंड वाला दैट इज सैंपल टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन एंड सैंपल टाइट्रेशन। सो फर्स्ट ब्लैंक टाइट्रेशन में मैंने क्या किया कि एक कोनिकल फ्लास्क, इसमें सबसे पहले मैंने लिया 50 ml डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज वाटर मतलब कि इस वाटर में 50 ml वाटर में 1% भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, ऐसा वाटर मैंने लिया इस कोनिकल फ्लास्क में। फिर देन सेकंड, इस कोनिकल फ्लास्क में मैंने 25 ml ऑफ K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें डाल दिया। फिर इसका जो कलर चेंज होगा वो डायरेक्टली होगा ऑरेंज, इसका जो कलर है वो है ऑरेंज। देन 15 ml of H2SO4 and then fourth is 2 ml HgSO4 as a catalyst। फिर जो सॉल्यूशन इसमें तैयार हुआ उसका रंग कैसा था, उसका कलर था ऑरेंज। उसका कलर था ऑरेंज। देन अब इस सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, जो वाला ये सब सॉल्यूशन इसमें कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालने के बाद इसको मैंने रख दिया, दैट इज एक एपरेटस है जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर तैयार करता है, किसके लिए,
ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए, उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड डाइजेस्टर। इसका टेम्परेचर जो कि 140 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और जो इनको डाइजेस्ट कर लेता है। फिर इसके बाद इसमें से निकालने के बाद मैंने इस कोनिकल फ्लास्क को 20 to 30 मिनट मतलब ठंडा होने दिया, उसको कूल होने दिया। उसको कूल होने के बाद इसमें सॉल्यूशन जो अपन ने डाला वो तो भरा हुआ है। कूल होने के बाद इसमें जो मैंने इंडिकेटर डाला उसका नाम है फेरोइन इंडिकेटर। फेरोइन इंडिकेटर। अब फेरोइन इंडिकेटर डालने के बाद इसका कलर तो था ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज कलर था, ऑरेंज। दिस ऑरेंज कलर इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। फिर जो कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन अभी प्रेजेंट है किसके साथ, फेरोइन इंडिकेटर के साथ, उसका कलर कौन सा है, ग्रीनिश ब्लू। फिर अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि यार इसमें कितने अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 प्रेजेंट है। देखो इसमें मैंने क्या लिया है 50 ml ऑफ डी मिनरलाइज वाटर कि जो प्योर वाटर है। अब प्योर है तो K2Cr2O7 तो जितना डाला गया है उतना ही प्रेजेंट होगा, मतलब 25 ml है तो 25 होगा। अगर ये इम्प्योर वाटर था तो जितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसके साथ तो K2Cr2O7 रिएक्ट होता था और फिर कुछ बचता था और कुछ रिएक्ट होता था। लेकिन इसमें प्योर वाटर होने की वजह से 25 ml मतलब जितना डाला है उतना का उतना इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर इस सॉल्यूशन को फेरोइन इंडिकेटर डालने के बाद इस सॉल्यूशन को मैंने किया टाइट्रेट, और टाइट्रेट किसके साथ किया, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। फिर इसको टाइट्रेट किया मैंने FAS के साथ, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ दिस कोनिकल फ्लास्क। अब समझो कि यहाँ पर देखो 25 ml K2Cr2O7 डायरेक्टली इसके अंदर प्रेजेंट है क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं हुआ। तो जब मैं FAS सॉल्यूशन को इसके अंदर डालूंगा तो जितने अब देखो जैसे कि यहाँ पर 50 ml डी मिनरलाइज वाटर है, मतलब कि जो भी K2Cr2O7 है कि जो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इम्प्योरिटी प्रेजेंट ही नहीं है। तो 20 ml जो K2Cr2O7 हमने 50 ml में डाला था वो K2Cr2O7 वैसे कि वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट है 25 ml पोटेशियम डाइक्रोम, दैट इज K2Cr2O7। अब इस 25 ml को फेरस अमोनियम सल्फेट 25 ml ही लगेगा। 25 ml को 25 ml मतलब 25 K2Cr2O7 को 25 फेरस अमोनियम सल्फेट लगेगा। तो जब 25 ml K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो सब इसका जो कलर था दैट इज ग्रीनिश ब्लू। तो फिर इनकी ये टाइट्रेशन होने के बाद वो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ग्रीनिश ब्लू इनटू वाइन रेड। जब वाइन रेड इसका कलर आ जाएगा तो ये इंडिकेटर इंडिकेट कर देगा कि दिस द एंड पॉइंट। तो सपोज दैट अगर मुझे FAS लगा होगा 25 ml तो मुझे V1 मिल गया, V1 दैट इज 25 ml। V1 मतलब क्या कि मुझे ब्लैंक टाइट्रेशन में कितने अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 लगा, दैट इज V1। सो फिर इसके बाद V1 के बाद मुझे V2 भी निकालना है। तो V2 क्या है, सैंपल टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन के बाद जब सैंपल टाइट्रेशन करेंगे तो उसमें V2 निकलेगा। सो ये V2 में यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, V2 इज 25 ml 25 ml। अब देखो ब्लैंक टाइट्रेशन होगा उसके बाद सैंपल टाइट्रेशन। सैंपल टाइट्रेशन भी सिमिलर है, इसके जैसा ही है। यहाँ पर 50 ml मैंने डी मिनरलाइज वाटर लिया था ब्लैंक टाइट्रेशन में, लेकिन यहाँ पर मैं लूंगा इम्प्योर वाटर दैट इज सेवेज वाटर जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अब इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसमें डाला मैंने 25 ml K2Cr2O7, फिर उसका कलर हो गया ऑरेंज।
ये इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट होगा कुछ अमाउंट ऑफ, अब मुझे ये निकालना है कि कितनी अमाउंट ऑफ उसके साथ रिएक्ट होगा। फिर उसके बाद 15 ml ऑफ H2SO4 2 ml ऑफ HgSO4 एज अ कैटलिस्ट इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। फिर उनको सबको सीओडी डाइजेस्टर में 140 to 150 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर हीट करने के बाद फिर उनको फिर से कूल किया इन सब सॉल्यूशन को। फिर उनके अंदर फेरोइन इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करता है इसको डालने के तुरंत बाद ही दिस ऑरेंज कलर, इसका जो ऑरेंज कलर था ये चेंज हो गया ग्रीनिश ब्लू में। देन इसका मतलब सैंपल टाइट्रेशन, मतलब जो सेवेज वाटर था इसमें डाला उसका मैंने किया टाइट्रेशन। तो देखो यहाँ पर 25 ml K2Cr2O7 मैंने डाला था, लेकिन इम्प्योर वाटर होने की वजह से यहाँ पर तो 25 ml नहीं बचेगा, उसमें से कुछ ना कुछ कम बचेगा। तो मुझे यही निकालना है कि यहाँ पर कितना K2Cr2O7 है जो कि अनरिएक्ट है। अनरिएक्ट मैंने कभी निकाल लिया तो मैं निकाल सकता हूँ कि कितना रिएक्ट होगा, और कितना रिएक्ट हुआ उससे मैं निकाल सकता हूँ कि कितने अमाउंट ऑफ इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो सपोज दैट कि अगर यहाँ पर 25 ml इसमें था, लेकिन FAS सॉल्यूशन जब टाइट्रेट किया मैंने तो मुझे V2 मुझे निकला, सपोज दैट जस्ट अपन कंसिडर करते हैं 24 ml ऑफ FAS, मतलब V2 मेरा जो आया 24 ml, V2 दैट इज 24 ml। क्यों आया 24 ml, इससे एक कम आया क्योंकि 1 ml ऑफ इसके साथ रिएक्ट हो गया, मतलब उसमें उतनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, इस वजह से उसको रिएक्ट हो गया, ऑक्सीडाइज कर दी उसने इम्प्योरिटी को। अब मुझे निकालना है COD। तो COD का फॉर्मूला ये तो आपको तो अब देखो, अब V1 और V2 दोनों के दोनों भी हमको मिल गए। फिर इसके बाद बारी है कैलकुलेशन ऑफ COD, COD को कैलकुलेट करने की। COD का एक पर्टिकुलर फार्मूला है कि जिसको अपन उस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो फॉर्मूला है दैट इज COD, कैलकुलेशन ऑफ COD इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ FAS सॉल्यूशन, कि जो इसकी नॉर्मेलिटी अप्रॉक्सीमेटली रहती है 0.025 नॉर्मल इतनी। देन 8 इंटू 1000 इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर, जो कि इम्प्योर वाटर अपन ने यूज किया था, वो कितना था 50 ml। सो V1 दैट इज 25 ml माइनस V2 24 ml, then normality of F 0.025 normality into 8000 directly, this divide by 50। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमको वैल्यू मिलती है 40 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब कि इस जो इम्प्योर वाटर के अंदर 40 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर के अंदर 40 मिलीग्राम इतनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। और यहाँ पर कुछ चार्ट आपको दिखाई देगा कि कितने COD की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कौन सा वाटर प्रेजेंट है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।